भारत और तालिबान के बीच अचानक बढ़ते संबंधों की खबर ने न केवल कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तंत्र को भी चुनौती दे डाली है। वह वही तालिबान जिसे भारत ने वर्षों तक आतंकवाद और कट्टरपंथ का प्रतीक बताया, जिसके नाम पर भारत ने मुसलमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार और डर का माहौल बनाया गया। अब वही तालिबान भारत के भीतर दिल्ली के गलियारों में घूम रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा और उसकी बैठक में भारतीय विदेश मंत्री साथ बैठ रहे। सवाल ये उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति बदल गई है या तालिबान की रणनीति में कोई बदलाव आया? क्या वही बैड तालिबान अब गुड तालिबान बन गया है? और अगर ऐसा है तो क्या भारत की सरकार इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने बताएगी या फिर राजनीतिक गुमराहियों और कूटनीतिक बहानों के पीछे छिप जाएगी? अमीर खान मुत्ताकी, तालिबान के विदेश मंत्री, जिन्होंने 2000 के एयर इंडिया और IS-814 हाईजैक के दौरान अफगान सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की पाबंदी सूची में शामिल किया गया, उन्हें अब अस्थायी तौर पर भारत आने की अनुमति मिल गई। वही मुत्ताकी, जिनके नाम पर भारत ने आतंकवादियों की योजना रोकने का दावा किया, अब दिल्ली और देवबंद में स्वागत पा रहे। यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने की योजना बनाई, जिसे भारी भीड़ के कारण रद्द करना पड़ा। ये सवाल उठता है कि क्या जिस तालिबान को आतंकवादी और भारत के विरोधी के रूप में दशकों तक प्रचारित किया गया, अब उसकी यात्रा और स्वागत को भारत के कूटनीतिक और राजनीतिक मानक कैसे समझा जाएंगे? जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इस मामले की जटिलता केवल कूटनीति तक ही सीमित नहीं, ये सीधे भारत की घरेलू राजनीति, समाज और विशेषकर मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव डालती है। वर्षों तक जिस तालिबान को आतंकवाद और कट्टरपंथ का प्रतीक बताया गया, उसी तालिबान के स्वागत ने अनेक सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत अब तालिबान को आतंकवादी मानता है या रणनीतिक साझेदार? क्या बीजेपी और सरकार के नेता, जिन्होंने देश में आतंकवाद को तालिबान से जोड़ा और उसका नाम लेते हुए चुनावी और सामाजिक लाभ उठाया, अब उसी तालिबान के स्वागत के पीछे चुप रहेंगे? कि यही कारण है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल कूटनीतिक बयान दिए और किसी भी प्रकार का स्पष्ट राजनीतिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। साथ ही में ये इस सवाल को भी सामने लाता है कि भारत की विदेश नीति में दोहरे मापदंड और व्यवहारिकता की राजनीति कैसे काम कर रही। तालिबान की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। ये एक गंभीर मुद्दा था, क्योंकि भारत ने महिला पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे लेकर सवाल उठा रहे। क्या मोदी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? जी नहीं, जबकि यह मानवाधिकार, महिला शिक्षा और समानता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस तिथि ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत की विदेश नीति अब नैतिकता और अधिकारों से दूर होकर प्रैक्टिकल व्यवहार और रणनीतिक लाभ की ओर झुक रही है। साथ ही में बात करें तो भारत की कूटनीति और रणनीति को समझने के लिए क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखना भी जरूरी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी दुश्मनी, पाकिस्तान द्वारा तहरीक तालिबान को समर्थन देने का आरोप और अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान पर ISI के आतंकियों को शरण देने का आरोप, इन सभी के बीच भारत अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा। भारत तालिबान के साथ संबंध सुधार रहा है ताकि अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवाद के लिए ना हो, लेकिन स्पष्ट नहीं कि वह तालिबान को आतंकवादी मानता है या नहीं। यही उलझन भारत की विदेश नीति में विश्वसनीयता और नैतिक स्थिति को चुनौती दे रही। बात की जाए इतिहास की, तो वो भी इस विवाद में पीछे नहीं है। 1990 के दशक में जब तालिबान सत्ता में था, भारत, ईरान और रूस नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहे थे। अब वही तालिबान बिना किसी महत्वपूर्ण विपक्ष के सत्ता में है। क्या यही कारण है कि भारत अब तालिबान को गले लगा रहा? क्या नई स्थिति में भारत की प्राथमिकता सुरक्षा और रणनीतिक लाभ बन गई, जबकि नैतिकता, मानवाधिकार और महिलाओं की सुरक्षा दूसरे क्रम पर है? इस मुद्दे का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये कूटनीति, घरेलू राजनीति, समाज और मानवाधिकार के मुद्दों का गहरा मिश्रण पेश करता है। तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को बुलाए जाने का विवाद, भारतीय नेताओं की चुप्पी और मीडिया की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर ये सवाल उठाते हैं कि भारत की विदेश नीति में अब कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, नैतिकता, रणनीति या व्यवहारिकता। साथ ही में आपको बता दें कि भारत का ये नया कदम केवल अफगानिस्तान और तालिबान तक सीमित नहीं, ये पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और अमेरिका जैसे भू राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच भारत की स्थिति को भी प्रभावित करता है। क्या भारत पश्चिमी देशों और अमेरिका की चिंता करते हुए तालिबान से संपर्क कर रहा, या ये रूस और चीन की तरह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश है? क्या भारत की विदेश नीति अब ओवर कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल रियलिज्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही?
तो क्या तालिबान का स्वागत सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, ये भारत की वैश्विक छवि, घरेलू राजनीति, मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण और मुस्लिम समुदाय के प्रति रुख को चुनौती देने वाला एक बहुस्तरीय मुद्दा है। तो देखिए दोस्तों, भारत और तालिबान के बीच हाल की घटनाओं ने देश के राजनीतिक और कूटनीतिक तंत्र में गहरी बहस को जन्म दिया है। जिस तालिबान को वर्षों तक आतंकवादी के रूप में पेश किया गया और जिसके नाम पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ भय और नफरत फैलाई गई, अब वही भारत के भीतर दिल्ली और देवबंद में दिखाई दे रहा। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो 1988 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी सूची में शामिल है, को भारत आने की अस्थायी छूट दी गई। भारत सरकार ने उनके दौरे को तकनीकी और कूटनीतिक आधार पर सही ठहराया, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इस फैसले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मुत्ताकी की यात्रा में कई विवाद उभरे। 2000 में एयर इंडिया IS-814 हाईजैक के समय मुत्ताकी अफगान सरकार के शिक्षा मंत्री थे और उसी हाईजैक से मसूद अजहर रिहा हुए, जिसने भारत में आतंकी हमलों की साजिश रची। अब वही मुत्ताकी दिल्ली और देवबंद में स्वागत पा रहे। यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने की योजना बनाई थी, लेकिन भीड़ के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इस घटना ने भारत के अंदर विरोधाभास और दोहरे मापदंडों को उजागर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साझा बयान जारी किया, जिसमें भारत और अफगानिस्तान दोनों को आतंकवाद से पीड़ित बताया गया। ये बयान विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि पहले भारत और उसकी मीडिया तालिबान को आतंकवाद और आतंकियों का संरक्षण मांगती थी। अब वही तालिबान जो कभी आतंकवादी था, भारत के दृष्टिकोण में अफगानिस्तान के लिए रणनीतिक साझेदार बन गया। इस पूरे संदर्भ में महिलाओं और पत्रकारों का मुद्दा भी सामने आया। 10 अक्टूबर को आयोजित तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकारों को बुलाया गया और महिला पत्रकारों को न्योता नहीं दिया गया। इसके बाद हंगामा मचा और महिला पत्रकारों ने विरोध जताया। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन ये सवाल उठता है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस स्थिति ने ये संकेत दिया कि भारत की विदेश नीति में अब व्यवहारिकता और रणनीतिक लाभ नैतिकता और मानवाधिकार से ऊपर रखे जा रहे। इतिहास की दृष्टि से भी स्थिति जटिल है। 1990 के दशक में तालिबान सत्ता में आया था। तब भारत, ईरान और रूस नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहे। अब वही तालिबान बिना किसी विपक्ष के सत्ता में है। इस बदलाव के कारण भारत अब तालिबान के साथ संबंध सुधार रहा, ताकि अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवाद के लिए ना हो। लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया कि भारत तालिबान को आतंकवादी मानता है या नहीं। राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी सवाल उठते हैं। जिस तालिबान को आतंकवादी मानकर भारत में मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रचार चलाया गया था, वही अब स्वागत पा रहे। यूपी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए योजना बनाई, लेकिन ये रद्द करनी पड़ी। भारत की ये स्थिति ये सवाल पैदा करती है कि क्या देश की नीति अब दोहरे मापदंड पर आधारित है। घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया जा रहा। क्षेत्रीय संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी दुश्मनी और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में भारत अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान पर ISI के आतंकियों को शरण देने का आरोप और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तहरीक तालिबान को समर्थन देने की स्थिति के बीच भारत तालिबान से संपर्क बढ़ा रहा। ये रणनीति ये सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। तो देखिए, भारत की विदेश नीति अब ओवर कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल रियलिज्म की ओर झुकती दिखाई दे रही। पहले नेहरू के समय भारत तीसरे ध्रुव की नीति पर आधारित था, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार व्यवहारिकता और रणनीति को प्राथमिकता दे रहे। इस नीति के तहत भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन तकनीकी और कूटनीतिक स्तर पर संबंध को बढ़ाया। ये दृष्टिकोण नैतिकता और मानवाधिकार के पहलू से भी भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ये कदम रूस, चीन, अमेरिका और ईरान जैसी शक्तियों के बीच उसकी स्थिति को प्रभावित करता है। रूस और चीन ने तालिबान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। भारत पश्चिमी देशों और अमेरिका की चिंता करते हुए तालिबान से संपर्क कर रहा, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सके। इस नीति में निवेश, व्यापार और रणनीतिक हित प्राथमिकता में है, जबकि मानवाधिकार, महिला शिक्षा और समानता पर ध्यान सीमित रह गया। तो देखिए, भारत का तालिबान के साथ बढ़ता रिश्ता केवल कूटनीतिक कदम नहीं है। ये भारतीय घरेलू राजनीति, मुस्लिम समुदाय, महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार की स्थिति पर गहरा असर डालता है। सरकार और मीडिया की चुप्पी, दोहरे मापदंड और व्यवहारिक दृष्टिकोण ये संकेत देते हैं कि भारत की विदेश नीति में अब नैतिकता और स्पष्ट राजनीतिक स्पष्टीकरण की कमी है। तो देखिए, भारत के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि तालिबान के स्वागत और रिश्तों में सुधार ने कूटनीति, सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को और अधिक जटिल बना दिया। देश को ये स्पष्ट करना होगा कि तालिबान के प्रति उसकी नीति क्या है, आतंकवादी के रूप में, रणनीतिक साझेदार के रूप में, या दोनों का मिश्रण। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।